Good morning, class. Welcome to Bright Winner Classes. So, लास्ट वीडियोस में हमने एडजेक्टिव्स पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे वर्ब. जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्ब कहते हैं क्रिया को, और वर्ब हमारे इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है. तो अगर आपने नाउन से एडजेक्टिव तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और नाउन से एडजेक्टिव तक के वीडियोस देखिए. और ये है वर्ब का लेक्चर नंबर 1 यानी बेसिक, और लेक्चर नंबर 2 भी इस बार बेसिक रहेगा क्योंकि वर्ब काफ़ी बड़ा चैप्टर है. देन लेक्चर नंबर 3 जो आपको रहेगा और 4th वो आपका हाई लेवल का रहेगा. ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं. वर्ब किसे कहते हैं? तो आइए सबसे पहले हम डेफिनीशन पर चलते हैं. और वर्ब का डेफिनीशन क्या है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड which denotes an action, possession, relation or a state of being. अच्छा, दूसरा डेफिनेशन भी है. A verb is a word used to tell or assert something about some person or things. हिंदी में कह सकते हैं वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है. ये तो हुई बुकिश डेफिनेशन. शॉर्ट में हम कह सकते हैं ए वर्ब इज़ अ एक्शन वर्ड. ओके, जहाँ पर भी किसी तरह का कोई एक्शन हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो, किसी काम का बोध हो रहा हो, ओके, उन सब को हम कहते हैं वर्ब. अच्छा, छोटी क्लास. अच्छा, कुछ एग्जांपल्स भी है, देखिए. लाफ, ईट, गो, रन, प्ले. यहाँ तक तो वो वर्ब है जो एक्शन वर्ब हुआ. आगे है एम, इज़, आर. ये हो गया आपको एक्सिलरी वर्ब. और आगे है कैन, कुड, शैल, विल. ये सब हो गया मोडाइल्स, लेकिन ये सभी वर्ब का ही पार्ट है. ये डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, फ़िलहाल शॉर्ट में समझते हैं. हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि वो सारे वर्ड्स जिनके हिंदी मीनिंग में अगर लास्ट में ना आता हो तो उसे हम वर्ब कहते हैं. जैसे कि हंसना, खेलना, रोना, आना, जाना. तो ये वो डेफिनेशन हुई जिसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ एक्शन वर्ब का पता कर सकते हैं. लेकिन जैसे एम, इज़, आर, ये सभी भी वर्ब है, लेकिन इसमें कहीं पर भी ना नहीं आ रहा है. सो ध्यान रखेंगे, बचपन की डेफिनेशन हमें कुछ अलग बताई जाती है क्योंकि उस वक्त थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी होती है. फिर हायर क्लासेस में जैसे हम जाते हैं तो डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती है क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हो जाती है. ओके, तो वर्ब का हमने डेफिनेशन देखा. अब आइए हम वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. हमारा पहला एग्जाम्पल है राम इज़ वीपिंग. राम रो रहा है. यहाँ पर वीपिंग वर्ब है. क्यों? क्योंकि रो रहा है मतलब रोना, काम तो रोना हुआ ना. तो वही लास्ट में ना है तो वर्ब. लेकिन ना पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इस तरह से देखेंगे. राम इज़ वीपिंग मतलब राम रो रहा है. रो रहा है का मतलब वो अभी रो रहा है, 1 सेकंड बाद भी रोता होगा, उसके 2 सेकंड बाद भी रो रहा होगा. मतलब ये काम कंटिन्यूसली चल रहा है. और जो भी काम चल रहा है यानी एक्शन लगातार हो रहा है अगर, तो उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं. हमारा सेकंड एग्जाम्पल है द बॉयज़ लाफ. लड़के हंस रहे हैं मतलब हंसने का काम हो रहा है. सो लाफ हो जाएगा वर्ब. आगे है ही वाज बिटन मतलब वो पिट रहा है, या कह सकते हैं उसकी पिटाई हो रही है. अब पिटाई हो रही है मतलब काम हो रहा है. सो बीटन भी हो जाएगा आपको वर्ब. आगे है ही हैड अ कार. अब यहाँ पर बात आ गई, अभी तक हमने देखा एक्शन, अब आ गई बात पोसेशन की, यानी उसका अधिकार है किसी चीज़ पर या उसके पास कोई चीज़ है. तो देखिए ही हैड अ कार, उसके पास एक कार है, उसके पास एक गाड़ी है. यहाँ पर अधिकार यानी पोजीशन का बोध हो रहा है तो इसे भी हम वर्ब कहेंगे. यहाँ पर हैड वर्ब हो गया. हैड किस टाइप का वर्ब है ये हम बाद में देखेंगे. ओके, वैसे ये प्राइमरी एक्सिलरी होता है लेकिन डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. फ़िलहाल आगे देखिए शी हैज़ 2 सन्स. उसके पास 2 बेटे हैं. यहाँ पर भी अधिकार पोजीशन का बोध हो रहा है, ये भी वर्ब है. यहाँ पर हैज़ वर्ब है. लास्ट में है मोहन इज़ इल. मोहन बीमार है. मोहन की अवस्था का बोध हो रहा है मतलब मोहन बीमार है, मोहन के पास बीमारी है. सो यहाँ पर इज़ भी हो जाएगा वर्ब. सो हमने क्या देखा?
वीपिंग भी वर्ब है, लाफ भी वर्ब है, बीटन भी वर्ब है और साथ ही साथ हैड, हैज़, इल ये सभी भी वर्ब है। लेकिन ये सब अलग अलग टाइप्स के वर्ब हैं। कौन सा किस टाइप का वर्ब है वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या देखा डेफिनेशन में कि एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट का पता चलता है वर्ब से। तो देखिए एक्शन का पता कैसे चलता है। हमारा पहला एग्जाम्पल है चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेल रहे हैं। सो यहाँ पर प्ले वर्ब है और ये एक्शन वर्ब है क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं तो खेलने का काम हो रहा है, दैट्स वाई ये हो गया एक्शन वर्ब। आगे है द मैन वाज वॉकिंग, आदमी टहल रहा है। सो टहलने का काम हो रहा है, यहाँ पर वाज वॉकिंग हो जाएगा वर्ब। नेक्स्ट है द क्लॉक स्ट्राइक्स, घड़ी स्ट्राइक कर रही है। जैसे होता है ना, अगर 1 बजेगा तो 1 बार घंटी बजेगी, 2 बजता है तो घड़ी में 2 बार घंटी बजती है। ये वही कह रहा है, घड़ी स्ट्राइक कर रही है। सो स्ट्राइक करना मतलब कोई काम हो रहा है वहाँ पर भी, दैट्स वाई स्ट्राइक्स हो जाएगा वर्ब। आगे है आई वाज टाउट, मुझे पढ़ाया जा रहा है। सो मुझे पढ़ाया जा रहा है, ये भी एक काम हो रहा है, ओके, दैट्स वाई वाज टाउट हो जाएगा वर्ब। नेक्स्ट है ही विल कम, वो आएगा। वो आएगा मतलब आने का काम होगा, क्योंकि कम मतलब आना, आना एक काम हुआ, ओके। सो यहाँ पर एक्शन हो रहा है, दैट्स वाई विल कम हो जाएगा वर्ब। सो एक्शन वर्ब हमने देखा। अब आगे चलते हैं हम रिलेशन और पोजीशन में। रिलेशन मतलब उसके पास कोई चीज़ है या किसी चीज़ को कह सकते हैं अधिकार है, या फिर पोजीशन मतलब वो किस अवस्था में है, ओके। तो देखिए आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मतलब मेरे पास एक गाड़ी है, मैं एक गाड़ी रखता हूँ, मतलब ये अधिकार की बात हो रही है ना। सो हैव भी हो जाएगा वर्ब। आगे है द काउ हैज़ टू आइज़, गाय के पास 2 आँखें हैं। यहाँ पर भी पोजीशन की बात हो रही है तो हैज़ हो जाएगा वर्ब। आगे है ए किंग हैड 3 क्वींस, राजा के पास 3 रानियाँ हैं, ये भी पोजीशन की बात है। सो ये हो जाएगा हैड या वर्ब, मतलब हैड वर्ब हुआ यहाँ पर, ये भी एक वर्ब का एग्जाम्पल है। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है द पुअर मैन हैज़ नो मनी, कि उस गरीब आदमी के पास पैसे नहीं हैं। सो हैज़ हो जाएगा वर्ब, ये भी वर्ब का एग्जाम्पल था। अब आगे चलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, ये हो गया अवस्था की बात, कौन किस अवस्था में है, ये भी वर्ब का ही एग्जाम्पल होता है। पहला है सीता इज़ टॉल, सीता लंबी है। सीता लंबी है और लंबा होना सीता की अवस्था है, क्योंकि ये परमानेंटली अब वो लंबी रहेगी, अब छोटी नहीं हो जाएगी, है ना। तो उसकी अवस्था का बोध करा रहा है। सो यहाँ पर इज़ हो जाएगा वर्ब। आगे है दे आर हैप्पी, वो लोग खुश हैं, उनके अवस्था का बोध हो रहा है। सो आर हो जाएगा वर्ब। आगे है ही वाज अ पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी है, ये उसकी अवस्था का बोध है। सो यहाँ पर वाज हो जाएगा वर्ब। सो अभी तक हमने एग्जाम्पल में क्या देखा, कुछ होते हैं एक्शन वर्ब, कुछ रिलेशन, कुछ पोजीशन बताते हैं और कुछ स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था का भी बोध कराते हैं। इन सभी शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। और हमने डेफिनेशन में भी क्या पढ़ा था, ए वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब वह शब्द है जो किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध कराता है। सो एग्जाम्पल समझने से क्या होता है, हमें डेफिनेशन समझने में आसानी होती है। अब हम चलते हैं वर्ब के काइंड्स पर। वर्ब का डेफिनेशन हमने देखा, डेफिनेशन के बाद हमने एग्जाम्पल्स देखे। अब आइए देखते हैं वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। वाक्यों के प्रयोग के आधार पर वर्ब को 2 वर्गों में बांटा गया है, मतलब वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए ये जो मेन वर्ब है ना, इसे ही एक्शन वर्ब कहते हैं, मतलब इससे काम के होने का सीधे सीधे पता चलता है। और जो सेकंड है हेल्पिंग वर्ब, इसे हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इससे काम के होने का पता चलता है लेकिन डायरेक्ट पता नहीं चलता है। जैसा कि नाम है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, तो ये क्या करता है, वर्ब के होने में सहायता करता है। कैसे करता है, आइए डेफिनेशन देखते हैं। मेन वर्ब की डेफिनेशन है द वर्ब यूज्ड अलोन
और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। मेन वर्ब हम उसे कहते हैं जो या तो अकेले यूज़ होती है या फिर सहायक क्रिया के साथ होती है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। कहने का मतलब है वर्ब का कह सकते हैं सेंटेंस का पूरा सेंस ये मेन वर्ब अकेले दे सकती है, सो इसे कहते हैं हम मेन वर्ब। अच्छा, अब चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। पहला एग्जाम्पल है आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। सो एम जो है ना ये हो गया आपको मेन वर्ब। नेक्स्ट है आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। सो यहाँ पर लव भी है मेन वर्ब। आगे है आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। सो यहाँ पर रीडिंग हो जाएगा मेन वर्ब क्योंकि काम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है ही विल डू इट, वो ये करेगा। करेगा मतलब ये तो सीधे सीधे काम के होने का बोध है। सो ये सब हो गया मेन वर्ब का एग्जाम्पल। सो मेन वर्ब की डेफिनेशन दोबारा समझिए। मेन वर्ब वो वर्ब होता है जो अकेले आता है या फिर सहायक क्रिया के साथ आता है, इसे कहते हैं मेन वर्ब। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन। अ हेल्पिंग वर्ब इज़ वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ सेंटेंस, वर्ड और वॉइस और मोड। ओके, हेल्पिंग वर्ब हम उसे कहते हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करता है टेंस बनाने में, वॉइस बनाने में या मूड। मतलब कह सकते हैं जो डूअर है ना उसके एटीट्यूड को शो करने के लिए या सेंटेंस के एटीट्यूड को शो करने, मतलब सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है। कह सकते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से निकाल दिया जाए तो सेंटेंस नहीं बनेगा। सॉरी, स्लाइड चेंज नहीं हुआ। ओके, सो दोबारा देखिए। अ हेल्पिंग वर्ब इज़ वन which helps the main verb to form a sentence, tense, voice, mood, etc. हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो सेंटेंस को वॉइस, मूड, टेंस ये सब में सहायता करता है। हम कह सकते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से निकाल दिया जाए तो सेंटेंस नहीं बन सकेगा। दैट्स वाई ये सहायता करता है, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब या फिर सहायक क्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर एम सहायक वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब, और ऊपर मेन वर्ब में भी हमने आई एम रीडिंग पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ पर रीडिंग था आपको मेन वर्ब और इसी सेंटेंस में एम है आपको हेल्पिंग वर्ब। अगर आप एम निकाल दीजिएगा, सीधे आई रीडिंग बोलिएगा तो आपकी सेंटेंस सही नहीं होगी। नेक्स्ट है ही विल गो, यहाँ पर विल जो है आपको हेल्पिंग वर्ब है और गो हो जाएगा आपको मेन वर्ब। गो मतलब जाना, वो है मेन वर्ब, और विल है आपको हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है माई ब्रदर हैज़ कम, मेरा भाई आया है। ओके, सो हैज़ है हेल्पिंग वर्ब और कम क्या है, कम है आपको मेन वर्ब। अगर हम हैज़ को सेंटेंस से निकाल कर कहेंगे माई ब्रदर कम तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, सेंटेंस इनकरेक्ट है। ओके, सो माई ब्रदर हैज़ कम, यहाँ पर हैज़ है आपको हेल्पिंग वर्ब और कम है आपको मेन वर्ब। आगे है यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। तो यहाँ पर शुड है हेल्पिंग वर्ब और डू है हमारा मेन वर्ब। सो इस तरह से आपने दोनों मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट किए। देखिए अब क्या है, कुछ में आपको एक्सिलरी वर्ब दिए हुए हैं और इनका प्रयोग आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं। कहने का मतलब ये जो एक्सिलरी वर्ब है इन्हें ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स हैं, आइए देखते हैं। एम, इज़, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, ये सभी आपको हेल्पिंग वर्ब है जिन्हें हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे, देखिए क्या लिखा है। इन एक्सिलरी वर्ब से एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, नीड और डेयर ऐसे वर्ब हैं जो कभी मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में एम का देखा, जब हम कहेंगे आई एम रीडिंग तो यहाँ पर एम मेन वर्ब भी है
एम हेल्पिंग वर्ब, सॉरी एम यहाँ पर आई एम रीडिंग में एम हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आई एम अ बॉय में एम मेन वर्ब है। तो बता रहा है यहाँ पर कि ये कुछ वर्ब्स है जो कहीं पर एक्सिलरी वर्ब में यूज़ होते हैं, कहीं पर मेन वर्ब में यूज़ होते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे इन्हें? हम पहचानेंगे सेंटेंस पढ़ने के बाद। हमें सेंटेंस पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि ये मेन वर्ब हैं या एक्सिलरी वर्ब हैं। तो सिंपल सी ट्रिक है, अगर कोई मेन वर्ब सेंटेंस में पहले से मौजूद है तो इन सभी को हम एक्सिलरी वर्ब समझेंगे, और अगर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है तो इन्हें हम मेन वर्ब ही समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ रेडी, वो तैयार है। यहाँ पर इज़ मेन वर्ब है। ओके, ही इज़ रेडी में इज़ मेन वर्ब है। नेक्स्ट है ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। वो जा रहा है यानी जाने का काम होगा, सो गो आपको मेन वर्ब हो जाएगा, दैट्स वाई इज़ आपको हेल्पिंग वर्ब होगा। नेक्स्ट है डिड ही कम, क्या वो आएगा? सो यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि कम आपको मेन वर्ब हो जाएगा। लास्ट है ही डिड दिस, उसने ये किया है। सो डिड आपको मेन वर्ब होगा क्योंकि सेंटेंस में कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल से समझा, अगर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब जैसे गो या कम ऐसा कुछ है तो हमारा एम इज़ आर ये सभी कुछ एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, और अगर सेंटेंस में कोई भी दूसरा मेन वर्ब नहीं है तो हमारा एम इज़ आर ये सब मेन वर्ब हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, अब है नोट करके कुछ दिया हुआ है, पढ़िए। यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह मेन वर्ब कहलाएगी। मैंने अभी बताया, अगर हमें मेन वर्ब कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है तो जो भी वर्ब दिया है हम उसे ही मेन वर्ब कहेंगे। ये वही बता रहा है, अगर सेंटेंस में एक ही क्रिया है तो उसको हम सीधे सीधे मेन वर्ब कहेंगे, फिर चाहे वो एम इज़ आर रहे या कोई भी दूसरा रहे, कुछ भी रहे। ओके, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। सो यहाँ पर हैव हो जाएगा हमारा मेन वर्ब क्योंकि सिर्फ हैव, बस एक ही क्रिया है सेंटेंस में, कोई दूसरा नहीं है। नेक्स्ट है ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर इज़ मेन वर्ब हो जाएगा क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ब नहीं है, कोई दूसरी क्रिया नहीं है। ओके, आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, अब हमें नोट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयुक्त हों तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंग्लिश में जो भी मेन काम होता है ना, मेन वर्ब हो रहा होता है, वो सेंटेंस के लास्ट में ही लिखा जाता है। सो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हैं तो हमने क्या करना है, हमें करना है जो लास्ट में वर्ब दिया हुआ है, सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ब है उसे हम मेन वर्ब पकड़ेंगे और बाकी सभी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। बाकी जितने भी वर्ब दिए हों वो सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। पहला देखिए, आई हैव बीन रीडिंग। सो यहाँ पर रीडिंग लास्ट में दिया हुआ है। ओके, सो रीडिंग हो जाएगा हमारा मेन वर्ब और हैव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, बीन भी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। सो हमने क्या देखा, सेंटेंस में एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हो सकते हैं बट मेन वर्ब एक ही होगा। और समझने के हिसाब से हम समझ सकते हैं जो भी काम सेंटेंस में हो रहा है ना, वही मेन वर्ब कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है आई हैव बीन अ टीचर। ओके, आई हैव बीन अ टीचर, यहाँ पे बीन आपको हो जाएगा मेन वर्ब और हैव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। बीन क्यों होगा मेन वर्ब, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में बीन है। तो हमें अगर समझने में प्रॉब्लम है तो सीधे सीधे भी समझ सकते हैं, क्योंकि कितने सेंटेंस में होता है, अगर टफ़ सेंटेंस है, जब आप आगे एरर करोगे टफ़ सेंटेंस है तो आप समझ नहीं पाओगे कौन सा काम असल में हो रहा है। सो हम सिंपल समझ सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में जो भी लास्ट में कह सकते हैं जितनी भी वर्ब्स आई है ना, उसमें सबसे लास्ट में जो वर्ब आई है उसे हम मेन वर्ब कहेंगे और बाकी सारे वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अब हमने जितना पढ़ा है उसके आधार पे आइए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए, हमें सबसे पहले सेंटेंस से वर्ब उठाने हैं एंड देन हमें बताने हैं कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। पिक आउट द वर्ब्स इन दीज सेंटेंस एंड से वेदर दे आर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। यहाँ पर एम मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है, क्योंकि कोई भी दूसरा वर्ब यहाँ पर नहीं है, डैट्स वाई एम यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है। नेक्स्ट है आई एम रीडिंग, यहाँ पर
एम हेल्पिंग वर्ब है, क्यों? क्योंकि रीडिंग मेन वर्ब है। सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब आया है, डैट्स वाई सेंटेंस के लास्ट में जो भी वर्ब है उसे हम मेन वर्ब पकड़ेंगे। सो रीडिंग हमारा मेन वर्ब है और एम हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है डिड ही गो, क्या वो गया? सो गो सेंटेंस के लास्ट में है और गो मतलब जाना भी होता है। सो डैट्स वाई गो हो जाएगा हमारा मेन वर्ब और डिड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है हु डिड इट, यहाँ पर एक ही वर्ब है डिड, सो डैट्स वाई डिड हो जाएगा आपको मेन वर्ब। नेक्स्ट है वी शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 days। बाप रे, यहाँ पर तो बहुत सारा वर्ब है, तो क्या करना है हमें? वर्किंग हमारा लास्ट वर्ब है, सो वर्किंग को हम करेंगे मेन वर्ब। अब एक तरफ से बाकी सभी को हम कर देंगे हेल्पिंग वर्ब, जैसे शैल है हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, ये सभी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब्स। सो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल बताएं। आगे देखिए आपको कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। ओके, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट उठाओ और ये 20 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में। अभी तक तो हमने वर्ब पढ़ा, ठीक है, अब पढ़ेंगे वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, कर्ता के अतिरिक्त क्रिया का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे हम क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट प्रायः क्रिया के तुरंत बाद आता है और ये कोई नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लाउज होता है। वर्ब के साथ वाट होम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं, या वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ना मिले, सॉरी यहाँ देखिए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ना मिले तो कह सकते हैं उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई उत्तर ना मिले तो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट नहीं है। ये वो डेफिनेशन आप सिंपल में समझो। वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमने पढ़ा है कोई भी सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो वर्ब तो हम समझ गए वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट हमें पता है, जो सेंटेंस में जो भी काम है वो जो कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट पहचानना बहुत आसान है। मैंने कहा आई एम रीडिंग, तो आई हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि पढ़ने का काम मैं कर रही हूँ। ओके, आई हैव बीन रीडिंग, यहाँ पर भी आई सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट तो हमें पता है, फिलहाल हमें ऑब्जेक्ट पढ़ना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो देखिए, सब्जेक्ट के अलावा जिस भी चीज़ पे, जिस भी शब्द पर वर्ब का, सॉरी आप देखिए यहाँ से, सब्जेक्ट के अलावा जिस भी वर्ड पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा होता है ना, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे जब मैंने कहा आई एम रीडिंग, तो आई तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, एम हो गया वर्ब। अब ये जो रीडिंग है यही तो काम हो रहा है ना, पढ़ने का तो काम ही हो रहा है। सो ये हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट, यही होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट आमतौर पर नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है, नहीं तो नाउन फ्रेज, नाउन क्लाउज, यही सब होता है। अब हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है? तो पहचानने का तरीका है, वर्ब के साथ हम वाट या होम लगाकर सवाल पूछेंगे। जवाब में यानी आंसर में हमें जो भी शब्द मिलेगा वो हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। और अगर हमें जवाब नहीं मिले तो हम समझ जाएंगे कि उस सेंटेंस के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, और मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, किसी भी सेंटेंस के लिए वर्ब होना कंपलसरी होता है, बाकी ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक। तो आइए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कैसे पता करेंगे ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट है भी या नहीं। पहला एग्जाम्पल देखिए, राम ईट्स राइस, राम चावल खाता है। ओके, राम ईट्स राइस, राम चावल खाता है। अब हमें पता करना है, अच्छा सबसे पहले राम तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें पता करना है कि राम चावल खाता है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो हम सवाल पूछेंगे, ईट वाट, ईट्स वाट, क्या खाता है? तो जब हमने पूछा क्या खाता है तो हमें आंसर मिलेगा वो चावल खाता है, राइस खाता है। सो यहाँ पर राइस हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है, वाक्य में क्रिया ईट्स का ऑब्जेक्ट राइस है। ओके, ईट्स हमारा क्रिया हो गया, राम हुआ सब्जेक्ट, ईट्स हुआ वर्ब और राइस हो गया ऑब्जेक्ट। क्योंकि क्या खाता है में हमें जवाब मिला है वो चावल खाता है, राइस खाता है, दैट्स वाई राइस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, आई लाइक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मैं
इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स को पसंद करता हूँ, मतलब मुझे ये सुंदर फूल अच्छे लगे हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है लाइक वाट, यानी तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद करता हूँ। तो आंसर मिलेगा दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये सुंदर फूल। सो दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये पूरा का पूरा जो है ना एक क्लाउज, हाँ ये वर्ड नहीं है, ये क्लाउज हो गया। ओके, सो ये क्लाउज हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। आगे है माई फादर लव्ड मी वेरी मच, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब है लव्ड होम, किससे प्यार करते हैं, सॉरी थे, तो आंसर हो जाएगा मी, मुझे। सो इस सेंटेंस में मी हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, वो मैदान में खेल रहा है। अब देखिए वो मैदान में खेल रहा है, लेकिन सवाल पूछा गया है प्लेइंग वाट, क्या खेल रहा है, तो कोई आंसर नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता वो क्या खेल रहा है, बस वो खेल रहा है। सो इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है। तो मैंने आपको पहले भी बताया सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट कंपलसरी है, बाकी ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम कहेंगे वो खेल रहा है, सेंटेंस तब भी सही है मगर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम कहेंगे वो क्रिकेट खेल रहा है, सेंटेंस तब भी सही है और सेंटेंस ऑब्जेक्ट के साथ है। सो हमने इस तरह से देखा किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं, ये हम पता कर सकते हैं कैसे, उसके साथ हम होम या वाट लगाकर सवाल पूछ सकते हैं। अगर हमें आंसर मिल गया तो वही आंसर ऑब्जेक्ट है, आंसर नहीं मिला तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, चलिए ये हो गया ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, वो मैदान में खेल रहा है। अब सवाल पूछा गया क्या खेल रहा है, तो हमें नहीं पता क्या खेल रहा है, कोई आंसर नहीं मिला, डैट्स वाई ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। आगे देखिए एक ही वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कैसे, ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसे दिए। अब पहला सवाल है क्या दिए, दूसरा सवाल है किसको दिए। ओके, सो क्या दिए, हमें आंसर करना है मनी दिए, क्या दिया, मनी, किसको दिया, तो मी, मतलब मुझे दिया। तो इस सेंटेंस में मी और मनी ये दोनों ही आपको ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो सकते थे वैसे ही एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब आता है एक्सरसाइज, अभी जो हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा हमें ये सॉल्व करने हैं। पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब इन दीज सेंटेंसेस, हमें इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स पकड़ने हैं। देखिए पहला है ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें सवाल पूछना है क्या पढ़ रहा है, रीड्स वाट, क्या पढ़ रहा है, तो आंसर मिलेगा एक बुक पढ़ रहा है, अ बुक, तो यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है द टीचर टाउट इंग्लिश, टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब आप सवाल पूछोगे टाउट वाट, क्या पढ़ा रहे हैं, तो आंसर मिलेगा इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। सो यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आई लव माई फादर एंड मदर, मैं अपने पिताजी और माताजी से प्यार करता हूँ। अब क्वेश्चन पूछेगा लव होम, किससे प्यार करते हो, तो आंसर होगा माई फादर एंड मदर। सो माई फादर एंड मदर ये पूरा क्लाउज हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है वाई डिड ही बीट यू, उसने तुम्हें क्यों मारा। अब सवाल पूछेंगे बीट होम, किसको मारा, तो आंसर मिलेगा यू, तुम्हें मारा। सो यू हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द रूम, वो रूम में एक गाना गा रहा है। ओके सॉरी गा रहा था, वाज है ना, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द रूम, वो रूम में गाना गा रहा था। अब आप सवाल पूछोगे सिंग वाट, सिंग्स वाट, क्या गा रहा था, तो आंसर मिलेगा अ सॉन्ग, एक गाना गा रहा था। सो अ सॉन्ग हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है बर्ड्स सिंग इन द ट्रीज, चिड़िया पेड़ों पर गाना गाती है, सॉरी बर्ड्स सिंग इन द ट्रीज, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। नेक्स्ट है द टीचर टॉट अस इंग्लिश, टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप सवाल पूछोगे टॉट वाट, क्या पढ़ाते हैं, आंसर मिलेगा अस और इंग्लिश, क्योंकि अच्छा टीचर टाउट अस इंग्लिश, आप पूछोगे क्या पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं, जब आप पूछोगे क्या पढ़ाते हैं तो आंसर मिलेगा इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप पूछोगे किसे पढ़ाते हैं तो आंसर मिलेगा हमें पढ़ाते हैं। डैट्स वाई अस और इंग्लिश ये दोनों हो जाएगा, सॉरी अस और इंग्लिश ये दोनों ही हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। ओके, सो हमने ए से लेकर जी तक यानी हमने 7 क्वेश्चन किए हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन है ये आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब आइए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर भी क्वेश्चन है।
इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आया है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और अगर नहीं आया है तो आप एक बार फिर से लेक्चर देखना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम फ़ौरन टीचर से पूछ लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप पूछ तो नहीं सकते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो दोबारा देख सकते हो। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होता है, देखिए मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। अभी तक हमने कितने टाइप के वर्ब पढ़े थे, हमने दो टाइप के वर्ब पढ़े, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर मेन वर्ब की बात है कि मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। डेफिनेशन से पता चल रहा है यहाँ पर कर्म की बात हो रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ यूज़ होगा। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। मतलब वो वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वो वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, उन सभी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसलिए कहा गया है सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ आने वाली क्रिया। एग्जाम्पल देखिए, राम ईट्स राइस, राम चावल खाता है। ईट्स तो आपको हो गया वर्ब, और ये ईट्स के साथ यहाँ पर राइस आया है क्योंकि राइस हमारा ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर राइस ऑब्जेक्ट है ना। अब देखिए नेक्स्ट है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सो यहाँ पर लव तो हो गया आपको वर्ब, और यू आपको वर्ब के साथ आया है, सो यू हो जाएगा आपको ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, वेट।